Guys, this is Khyati Maheshwari and you are watching my channel Charted Logics by Khyati Maheshwari, and this is our fourth video of full course free log, and this is our chapter 11th of Companies Act 2013. अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पहले वो जाके देखिए, तभी आपको हमारा फ्लो समझ में आएगा, आप हमारे साथ रिवीजन प्रॉपर्ली कर पाएंगे एक्सेट्रा। ओके, दिस इज़ द ओनली रिकमेंडेशन। बट अगर आपने ऑलरेडी अपना कोर्स पूरा कर रखा है और जस्ट रिवीजन पर्पज़ के लिए देख रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, हम पहले रिवाइज़ करेंगे जो भी हमने पहले पढ़ रखा है इस चैप्टर के अंदर, उसके बाद में ही न्यू टॉपिक के ऊपर जाएंगे, चाहे कितना ही टाइम ले। लेकिन ये इतना टाइम नहीं लेने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा 5-2 मिनट 3 मिनट लेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपन ने सबसे पहला इसके अंदर सेक्शंस कौन से हैं 149 to 172, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट सेक्शन जो कि अपन ने कर रखा है फर्स्ट वीडियो के अंदर। सेक्शन 149, अब इंडिविजुअल कैन बी अ डायरेक्टर, मैक्सिमम डायरेक्टर, मिनिमम डायरेक्टर, मैक्सिमम डायरेक्टर 15 विच कैन बी चेंज्ड बाय पासिंग SR, वुमेन डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर। अब कंपनीज विच हैज़ टू बी अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देनी होगी, डायरेक्टर को ईसोप नहीं मिल सकता, डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी हो सकता है, ये अपन ने पढ़ लिया, मैंने आपको कनेक्ट करा दिया न्यू थिंग। उसके बाद में टेन्योर उसका 5+5 ईयर्स होना चाहिए, कूलिंग पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, और रिटायर बाय रोटेशन नहीं हो सकता, सेम फॉर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको कनेक्ट कर पा रही हूँ इस रिवीजन के चक्कर में, ठीक है ना, ताकि आप उस चीज़ को कनेक्ट कर पाएँ। इससे क्या होगा, आप चीज़ों को अगर कनेक्ट कर पाएंगे तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप केस लॉस को आराम से सुलझा पाएंगे। उसके बाद में सेकेंड वीडियो 150 सेक्शन, ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है लेकिन फिर भी अपन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्राइटेरिया बहुत मुश्किल होती है, तो अपन कैसे ढूंढेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो बॉडी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन जो कि रिकमेंड होगा बाय CG, जिसके पास में होगी एक्सपर्टीज़ ऑफ मेंटेनिंग सच डाटा बैंक, ये वेबसाइट पे पोस्ट करेगा नेम, क्वालिफिकेशन, एड्रेस ऑफ दैट डायरेक्टर। बट कंपनी की ड्यू डिलिजेंस होगी कि आपको किस तरीके से उसको रिकमेंड, क्या आपको उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेना है या नहीं लेना, क्या वो आपकी कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या नहीं है, इसका ड्यू डिलिजेंस जो होगा वो कंपनी के ऊपर ही जाएगा। उसके बाद में अपन OR पास करेंगे जनरल मीटिंग के अंदर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये आएगा एक्सप्लेनेटरी, आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना होगा, नोटिस ऑफ GM, जिसके अंदर OR पास करके अपन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। ओके, नाउ सेक्शन 151, लास्ट क्लास में अपन ने यही पढ़ा था स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का। इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल शेयर होल्डर कौन कौन होते हैं, जिसके पास में 20,000 और या फिर कम की नॉमिनल वैल्यू का इक्विटी शेयर होता है। उसके बाद में लिस्टेड कंपनी, ये सेक्शन किस पे अप्लाई होगा, लिस्टेड कंपनी के ऊपर। 151 सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई होगा, लिस्टेड कंपनी के ऊपर। सुओ मोटो भी कर सकती है, नोटिस के अंदर भी कर सकती है, 14 डेज़ का नोटिस, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स एंड 1/10 ऑफ द टोटल रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं हो सकता, बता दिया था। टेन्योर होगा इसका 3 ईयर्स, रीअपॉइंटेड नहीं हो सकता है। मैक्सिमम फॉर 2 कंपनीज जो कि नॉन कॉम्पिटिटिव हो। उसके बाद में इसकी वैकेंसी कैसे आ सकती है, अगर वो डिस्क्वालीफाइड हो गया, वेकेशन आ गया, या फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया फेल हो गया, तो फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद से हट जाएगा, लेकिन वो रहेगा तभी भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब देखिए अपन ने कितनी जल्दी रिवाइज कर लिया 3 मिनट के अंदर, 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये थोड़ा सा छोटा था। ओके, अब मैं थोड़ी सी स्पीड को स्लो कर रही हूँ। ये दिस गोइंग टू बी आवर टॉपिक। अब इसको अपन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ने वाले हैं क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है। 152 सेक्शन। अब 152 सेक्शन को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद में ये कुछ बात बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर। ये जो है ये सब सेक्शन है और ये जो है मेरी नंबरिंग है। ओके, वैसे तो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, सेकेंड डेन, थर्ड रिटायरमेंट बाय रोटेशन, फोर्थ वैकेंसी, फिलिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। उसके बाद में मिसलीनियस पार्ट, इस मिसलीनियस पार्ट को आप कह सकते हैं कंसेंट गिवन बाय अ डायरेक्टर टू एक्ट एज अ डायरेक्टर।
अब वो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको मिसलिनियस पार्ट दे दिया। ओके, फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। इसके अंदर किस तरीके से अपन डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टर दो तरीके से अपॉइंट हो सकते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर किस तरीके से अपॉइंट होगा। सेकंड, इन जनरल मीटिंग के अंदर किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा डायरेक्टर का। उसके बाद में डिन को लेके कुछ प्रोविजन है। डिन का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको लेके अपन और भी सेक्शन पढ़ने वाले हैं इसके जस्ट बाद वाली वीडियो के अंदर। उसके अंदर रिटायरमेंट बाय रोटेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ओके, सो 150 को अपन ने डिवाइड किया है 5 पार्ट्स के अंदर। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग, उसके बाद में डेन, उसके बाद में रिटायरमेंट बाय रोटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। फिलिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, अब जब रिटायरमेंट हो गया है डायरेक्टर का, उसकी वैकेंसी को किस तरीके से फिल किया जाएगा वो इसके अंदर बताया गया, और कुछ मिसलिनियस प्रोविजन। तो अपन एक एक करके इसको रैप अप करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सब सेक्शन के रेफरेंसेस दिए गए हैं। सब सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि यहाँ और यहाँ सब सेक्शन इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट बाय रोटेशन मतलब कि 152 सबसेक्शन 6, 152 सबसेक्शन 7, हाउ टू फिल वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। ये मिसलिनियस पार्ट को अपन यहीं पे एंड करते हैं। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होगा यहाँ पे आ गया, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट कंपनीज। ये गवर्नमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है जिसने 137 के अंदर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरा हो, 92 के अंदर अपना एनुअल रिटर्न भरा हो। ठीक है, ये सेक्शन के नाम है और ये भरने पड़ते हैं आरओसी को, कंपनी को। ठीक है, आपको ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी क्वेरी डाल सकते हैं। उसके बाद में आफ्टर अपॉइंटमेंट, जब कोई डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता है तो अपने को पता है डायरेक्टर कंसेंट देता है कि ही इज़ अनएबल टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। उसके बाद में उसको फिल करना होता है विद आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टर कंपनी को अपनी कंसेंट देगा, DIR-2 फॉर्म नंबर है। उसके बाद में कंपनी आरओसी को वो कंसेंट फॉरवर्ड करेगी DIR-12 के अंदर विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। अब DIR-2 DIR-12 फॉर्म नंबर है। ओके, आप इसको याद कर सकते हैं। DIR-2 डायरेक्ट, अगर मल्टीपल रिवीजन होगा ना तो ऑफकोर्स ये याद रहेगा, आई बेट यू ये याद रहेगा। डायरेक्टर कंपनी को देगा उसकी कंसेंट DIR-2 के अंदर, कंपनी उसको फॉरवर्ड कर देगी आरओसी को DIR-12 के अंदर विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। सो ये तो यहीं पे कंप्लीट हो गया। जो थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है वो इन दोनों में लगने वाला है, बाकी सिंपल प्रोविजंस हैं। ओके, सो अब अपन उठाते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर को किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है। फर्स्ट डायरेक्टर नाम से पता चल रहा है कि कोई भी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उसका फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनता है, कैसे बनता है। तो फर्स्टली वो लोग बनेगा जिसका नाम AOA के अंदर मेंशन है। AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अपन ने इसके अंदर लिख रखा होगा कि भाई ये लोग जो हैं ये हमारे फर्स्ट डायरेक्टर हैं, तो इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर कोई नाम मेंशन है तो इसका मतलब ये बनेंगे अपने फर्स्ट डायरेक्टर। उसके बाद में सेकेंड प्रेफरेंस किसे दी जाएगी, सब्सक्राइबर्स ऑफ MOA को। अगर AOA के अंदर कोई मेंशन नहीं है तो अपने को सब्सक्राइबर्स होंगे MOA के, उनको बना दिया जाएगा फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। उसके बाद में OPC अगर है आपकी तो फिर जो सोल मेंबर होगा OPC का वही हो जाएगा फर्स्ट डायरेक्टर। ठीक है, उसके बाद में सब्सिक्वेंट डायरेक्टर जो अपॉइंट होते हैं वो मोस्टली अपॉइंट होते हैं जनरल मीटिंग के अंदर। देखिए, एवरी डायरेक्टर इज़ अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग, ये मेन रूल है, लेकिन इसके एक्सेप्शन है इफ़ प्रोवाइडेड एनीथिंग अदर इन दिस एक्ट। मतलब कि इस एक्ट के अंदर अगर कुछ और चीज़ प्रोवाइड करी गई है तो उसके अकॉर्डिंगली होगा। अदर थिंग मतलब कि BOD के द्वारा अपॉइंटमेंट। लेकिन एज अ जनरल रूल एवरी डायरेक्टर मस्ट बी अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग एक्सेप्शन इफ प्रोवाइडेड एनीथिंग अदर इन दिस एक्ट। उसके बाद में फर्स्ट भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया। उसके बाद में अपन जाते हैं सेकंड के ऊपर, डेन को मैंने बताया फर्दर अपन इस सेक्शन के अंदर डील करेंगे।
उसके बाद में थर्ड मतलब थर्ड सबसेक्शन ऑफ 152 सेक्शन, नो पर्सन कैन बी डायरेक्टर अनलेस ही हैज़ डन। अभी ये सेक्शन का रेफरेंस है। जो डिन होता है वो अलॉट किया जाता है इस सेक्शन के अंदर। और फिर अदर नंबर, कुछ लोग होते हैं कि है ना डिन की जगह अपन गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है किसी और नंबर को टू बी उसको माना जाए कि यही है डिन। तो अगर कोई एक ऐसा नंबर है तो वो आता है 153 सेक्शन के अंदर। अगर वो कोई ऐसा नंबर है तो भी उसको डिन माना जा सकता है। तो नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड अनलेस ही हैज़ डिन, ये दिया गया है 152 सबसेक्शन 3 के अंदर। उसके अंदर 152 सबसेक्शन 4 के अंदर क्या दिया गया है कि एवरी पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग शैल, जो भी पर्सन है प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन अ कंपनी इन जनरल मीटिंग शेल फर्निश हिज डिन। अब डिन होना ज़रूरी है और उसको फर्निश करना भी ज़रूरी है और उसको एक डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है कि भाई मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ। आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हैं तभी तो आप डायरेक्टर बन पाएंगे ना। तो ये वही बात कह रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर किस तरीके से होगा, बेसिकली वही बात है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर कैसे होगा, जनरल मीटिंग के अंदर कैसे होगा। उसके बाद में आपके पास में डिन होना ज़रूरी है। डिन होने के बाद में जब तक कि उसको फर्निश करना पड़ेगा, अपना डिन होना भी चाहिए और फर्निश भी करना चाहिए और डिक्लेरेशन भी देनी चाहिए कि हम डिस्क्वालीफाइड नहीं हैं। उसके अंदर मेन सेक्शन आ जाता है रिटायरमेंट बाय रोटेशन 152 सबसेक्शन 6। अब ये अप्लाई होता है ओनली पब्लिक कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि अपन रिटायरमेंट बाय रोटेशन करें और किसी कंपनी के अंदर एक्सेप्ट पब्लिक कंपनीज। ओके, अब ये रिटायरमेंट बाय रोटेशन क्या होता है, देखो डायरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा मोटी सैलरी मिलती है। ठीक है, अब ये जो डायरेक्टर्स होते हैं इनको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। तो एक बार ये लोग अपॉइंट हो जाते हैं ना, फिर ये सोचते हैं अब तो हमको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे में क्या हुआ, कंपनी लॉ ये कंसेप्ट लाया कि आपका रिटायरमेंट हो सकता है बाय रोटेशन, आपका रिटायरमेंट होगा ही होगा बाय रोटेशन। कुछ लोगों को कुछ नंबर है, जैसे टोटल में से कुछ नंबर्स को प्रिस्क्राइब किया गया कि आपको तो रिटायर होना पड़ेगा और कुछ लोगों को प्रिस्क्राइब किया गया कि हाँ चलो आपको रिटायर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन क्या मतलब ये काम नहीं करे, नहीं, इनको भी रिमूवल कर सकती है कंपनी चाहे तो बाय पासिंग OR इन जनरल मीटिंग। ये तो भाई सेम है, आपको कैसे हटाना है किसी भी डायरेक्टर को, आप OR पास करो इन जनरल मीटिंग और वो डायरेक्टर हट जाएगा। तो मतलब अगर कोई भी डायरेक्टर काम नहीं करेगा तो वो हट जाएगा। कौन हटाएगा, जनरल मीटिंग के अंदर OR पास करा है, इसका मतलब शेयर होल्डर जिसका पैसा है भाई वो हटा देगा। डायरेक्टर्स क्या करते हैं, मोस्टली वर्क ही तो करते हैं, मैनेज ही तो करते हैं। अगर वो मैनेज प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे तो जिसका पैसा है वो उसे हटा देगा। रिटायरमेंट बाय रोटेशन मतलब कि कुछ रेप्यूटेडली इसको हटाने का एक प्रोविज़न है। ठीक है, अगर मैं बेसिक अगर आपको समझाने जाऊँ तो आई होप इससे आपका थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड हुआ होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149 सबसेक्शन 12 के अंदर बताया गया था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन नहीं होंगे। ठीक है, मतलब कि वो ये वाली कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं होंगे। एक्चुअली जब अपन टोटल करेंगे उसके अंदर ही एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, मतलब कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर नॉट टू बी रिमूव्ड बाय रिटायरमेंट रोटेशन। ओके, उसके बाद में अपॉइंटमेंट। अब ये जो यहाँ पे रिटायर होंगे, ये लोग जो यहाँ पे रिटायर होंगे उनका अपॉइंटमेंट कहाँ होना चाहिए। अपॉइंटमेंट अपने को पता है जनरल मीटिंग के अंदर था, अदर एज में प्रिस्क्राइब बाय बोर्ड, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर। लेकिन जो ये लोग होंगे रिटायर बाय रोटेशन वो जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट होने ज़रूरी है। इसका मतलब जो लोग जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट नहीं हुए, जो लोग बोर्ड के द्वारा अपॉइंट हुए, आपको बस बेसिकली ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप बोर्ड के द्वारा अपॉइंट हुए गए हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं होगा। ठीक है, आपको छोटे छोटे प्रोविजन इसके अंदर याद करने पड़ेंगे। छोटे छोटे प्रोविजन जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंक्लूड नहीं होगा टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर के अंदर। जो लोग रिटायर बाय रोटेशन होंगे वो जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट होने चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया रिटायरमेंट बाय रोटेशन के अंदर। अब ये मैंने आपको बता दिया कि बोर्ड है
वो वर्क नहीं कर रहे हैं तो उनको एग्ज़िट, रेपुटेशनली उनको एग्ज़िट कर दीजिए, क्योंकि की मैनेजरियल पर्सन्स होते हैं तो इनको हटाना मुश्किल होता है, इसलिए बुरा लगेगा, ऐसा मतलब कहने का मतलब है, ठीक है। उसके अंदर कंपनी लॉ ने इसलिए सेक्शन बनाया कि टोटल नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स, मतलब ऑल डायरेक्टर्स, क्या सारे के सारे डायरेक्टर्स रिटायर बाय रोटेशन हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल। टोटल नंबर ऑफ़ डायरेक्टर एक्सक्लूडिंग, लेट मी, इसीलिए कंपनी लॉ ने एक सेक्शन बनाया कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में से 1/3 जो होंगे, मैंने आपको बताया कुछ नंबर होगा तो 1/3 है और 2/3 है, तो नॉट लेस देन 2/3 होंगे नॉन रोटेशनल। तो 2/3 कैसे होंगे? रोटेशनल, मतलब कि 2/3 को टोटल, जैसे कि अपने 10 है तो उसमें से 2/3 को रोटेशनल होना पड़ेगा, बल्कि बोला जाएगा कि क्या हम इस, ये जैसे 4 हैं, 4 में से 2/3, एक सेकेंड, सो 4 का 2/3 या 2.6, अब इसके लिए लिख रखा है नॉट लेस देन दिस। सो अगर अपन 2 लेंगे, 2 डायरेक्टर्स को लेंगे, अब इनको आधा तो नहीं कर सकते ना, अगर अपन 2 डायरेक्टर्स को लेंगे तो वो लेस देन दिस नंबर हो जाएगा, तो इसलिए अपने को मोर देन दिस नंबर चाहिए होगा, तो इसका मतलब 3। इसका मतलब अगर ये टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो इसमें से ये 3 जो हैं ये होंगे रिटायर बाय रोटेशन, ओके। अब आगे का प्रोविज़न ना पढ़ते हुए अगर मैं बोलूँ, अगर इसको बोला जाए, फिर इसको बोला जाए, फिर इसको बोला जाए, फिर इनको रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। ये रिटायर हो गए, एक बार बोल दिया जाएगा आप रिटायर हो गए हो, उसके बाद में बोला जाएगा अब हम फिर से आपको रीअपॉइंट कर रहे हैं, अब हम फिर से आपको रीअपॉइंट कर रहे हैं, और ये ज़रा काम नहीं कर रहा था भाई, इसको हटा दिया, ठीक है, ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि अपॉइंट होना चाहिए बाय इन जनरल मीटिंग, और ये कब होगी रिटायर? ऐसा नहीं होगा हर दिन रिटायर कर दो, एक सेकेंड, लेट इट फोकस, यस, ऐसा नहीं होगा हर दिन रिटायर कर दो, हर महीने रिटायर कर दो, नहीं। ये होंगे एवरी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, ओके। उसके बाद में कितने होंगे? क्या 2/3 के 2/3 हर एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर हो जाएंगे? नहीं, इन 2/3 में से 1/3, इन 2/3 में से 1/3 का नियरेस्ट। अब जैसे कि मतलब ये देखिए, अपने 3 थे, 3 में से 1/3 तो 1 आया, तो इसमें तो नियरेस्ट का मतलब ही नहीं है। इसका मतलब अगर 1.33 आता तो अपन इसको लेते 1, लेकिन अगर 1.66 आता तो अपन इसको लेते 2, क्योंकि नियरेस्ट जो हो जाएगा, ओके। सो 1/3 का नियरेस्ट अपन लेंगे जो कि एक्चुअली रिटायर होंगे, और कब कब रिटायर होंगे? फर्स्ट AGM से रिटायर होना चालू हो जाएगा, मतलब कि फर्स्ट के अंदर, देखिए फर्स्ट के अंदर अपन ने अपॉइंट करा, 1 साल हुआ, जो टोटल नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स हैं उसमें से 2/3 लेंगे, 2/3 का 1/3 लेंगे और इन लोगों को रिटायर कर देंगे, वापस से रीअपॉइंट भी कर सकते हैं, हर साल हर साल हर साल हर साल ये सब चलता रहेगा, ओके। सो मतलब एवरी फर्स्ट AGM एंड एवरी सब्सिक्वेंट AGM। आई होप आप समझने में बहुत स्लो चल रही हूँ इसके अंदर, इस कंसेप्ट के अंदर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी कन्फ्यूजन हो। अब ये 1/3 लोग थे, सपोज करो एक और 2 जने, ये 2 जने थे, अब कौन पहले होगा? क्या पहले ये होगा? नहीं, ये पूरे हैं, ये 2/3 है, सपोज करो ये 2/3 थे ना अपने, ये 2/3 थे। अब इसमें से बोला गया है 1/3, 1/3 मतलब ओनली 1। अब इन तीनों में से कौन सा 1? क्या ये 1, क्या ये 1, क्या ये 1? अलग अलग है ना, कौन सा? मिस्टर A, मिस्टर B और मिस्टर C, कौन जाएगा पहले? तो इसके लिए लॉ ने बोला कि फीफो जो सबसे पहले अपॉइंट हुआ था वो पहले जाएगा, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आया था, सबसे पहले सोचो मिस्टर A आया था, उसके बाद में मिस्टर B आया था, उसके बाद में मिस्टर C आया था, तो सबसे पहले मिस्टर A आया था ना, उसको रिटायर करो, फिर B, फिर उसको रिटायर करो, फिर C, फिर उसको रिटायर करो, इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन अगर मिस्टर A और मिस्टर B सेम ही डेट पे सेम ही टाइम पे आए थे तो फिर क्या होगा? तो इन दोनों में कोई अग्रीमेंट है क्या? अगर अग्रीमेंट है तो एज़ पर अग्रीमेंट, अगर अग्रीमेंट नहीं है तो बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। लॉट्स का मतलब चिट्ठी डाली जाएगी, दोनों में से उठाया जाएगा, किसी भी तरीके से आप लॉट करके आप बता दीजिए कि इन दोनों में से कौन आएगा, मतलब कि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए,
ओके, ड्रॉ ऑफ लॉट्स। उसके मन में इसकी वैकेंसी आ जाएगी। जैसे ही आपने कहा रिटायरमेंट बाय रोटेशन हो गया, तो मतलब एक बंदा चला गया, उसकी वैकेंसी आ गई। अब उसकी वैकेंसी कैसे फिल्डअप होगी? ये 4 खाने हैं, 3 भरे हुए हैं, 1 खाली हो गया, 1 जना चला गया, अभी वैकेंसी आ गई। इसको किस तरीके से भरा जाएगा? इसको फिल्ड कर सकते हैं वापस से रीअपॉइंटमेंट के थ्रू। जो गया है उसको वापस से बुला लो, रीअपॉइंटमेंट। उसके बाद में अपॉइंट ऑफ अनदर पर्सन, या फिर किसी और पर्सन को बुला दो, ठीक है। या फिर रेजोल्यूशन पास कर दो कि इसको भरा ही नहीं जाएगा। ज़रूरी थोड़ी ना है कि अपन भरें, ज़रूरी थोड़ी ना है कि कंपनी के अंदर 4 ही डायरेक्टर हो, 3 भी तो हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टर को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो अब थोड़े से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आते हैं। टोटल 10 डायरेक्टर्स थे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई नहीं था। रोटेशनल डायरेक्टर कितने होंगे? 2/3 का नॉट लेस देन, है ना। कैलकुलेट करते हैं। 10 का 2/3 का नॉट लेस देन मतलब 7। अब इसमें से एक्चुअली उस समय कितने रिटायर होंगे? इसका 1/3, मतलब 7 का 1/3, 7 का 1/3, इसका मतलब 2/3, इसका नियरेस्ट, इसका मतलब 2 जने होंगे जो रिटायर हो जाएंगे। फिर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 6 थे, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, तो इसको तो एक्सक्लूड कर देंगे, इसको माना ही नहीं जाएगा कि भाई ये था भी या नहीं था, ठीक है। तो 6 - 1 5, 5 का 2/3 का नॉट लेस देन, तो मतलब 4 का 4/3, इसका नियरेस्ट, इसका मतलब 1, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 8, मतलब ये देखिए 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंटू 3/2, इसका मतलब 5, 5 का नियरेस्ट 6, 6 का 1/3 इज इक्वल्स टू 2। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका नियरेस्ट 1/3 का। अब जिन लोगों को पहले से इसके बारे में पता है उसके लिए एडिशनल मैं आपको बता दे रही हूँ। एडिशनल डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर कुछ टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं जिनको बोर्ड अपॉइंट करता है। बोर्ड अपॉइंट करता है, इसका मतलब क्या कि या जनरल मीटिंग में अपॉइंटेड है? नहीं। तो क्या ये रिटायर बाय रोटेशन होंगे? नहीं। रोटेशनल है क्या ये? नो, नो। क्यों? क्योंकि अपॉइंट होंगे बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके अंदर एमडी और डब्ल्यूडीवी। क्या ये भी रिटायर बाय रोटेशन हो सकते हैं? यस। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, क्योंकि ये काउंट ही नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे रिटायरमेंट बाय रोटेशन का हो गया समाप्ति। इसका मतलब अपना हो गया है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हो गया है, डेन हो गया है, उसके बाद में रिटायरमेंट बाय रोटेशन हो गया है, मिसलिनियस हो गया है। अब बस ये बचा है। ये मैंने थोड़ा बहुत आपको इसका रेफरेंस दे रखा है कि भाई अगर जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसकी वैकेंसी को किस तरीके से फिल किया जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई 3 तरीके से फिल किया जा सकता है, या फिर तो उसी बंदे को रीअपॉइंट कर दो, या तो किसी और बंदे को ले आओ, या तो रेजोल्यूशन पास कर दो कि इस सीट को भरा ही नहीं जाएगा अदर, या फिर रीअपॉइंट या फिर भरा ही नहीं जाएगा, ठीक है। ये है 152 सबसेक्शन 7। ये भी पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ क्या होती है अपन भूल जाते हैं, लेकिन अपन कब नहीं भूलेंगे? जब अपन बार बार रिवाइज करते रहेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कब रिटायर होते हैं, हर एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। अब सपोज करो मीटिंग चल रही थी, अर्थक्वेक आ गया, लोग बाग उठ के भाग गए, मीटिंग हो गई एडजॉर्न मीटिंग हो गई। एडजॉर्न मीटिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए कि एडजॉर्न मतलब मीटिंग कैंसिल हो गई। मीटिंग को बोला गया कि अब ये मीटिंग होगी सेम टाइम, सेम डे, सेम प्लेस नेक्स्ट वीक। सेम टाइम, सेम डे, सेम प्लेस नेक्स्ट वीक। ओके, अब इस चीज़ को एडजॉर्न कर दिया गया। अब एडजॉर्न मीटिंग आई, वापस से सारे लोग जमा हुए। अब वापस से सारे लोग जमा हुए, उन्होंने सोचा था कि हम फिलिंग करेंगे हम फिलिंग करेंगे इस वैकेंसी का, या फिर हम बोल देंगे कि ये डायरेक्टर को हमको अपॉइंट नहीं करना, मतलब कि या तो हम ये दोनों में से एक कर देंगे या फिर हम ये कर देंगे। उन्होंने ऐसा सोचा था, लेकिन फिर क्या हुआ? वापस से अर्थक्वेक आ गया। एक सेकेंड,
वापस से अर्थक्वेक आ गया, वापस से मीटिंग हो गई कैंसल्ड। अब क्या वापस से एडजॉर्न मीटिंग का भी एडजॉर्न मीटिंग होगा? नहीं। तब क्या होगा, मीटिंग कैंसल्ड हो जाती। देखिए मैंने आपको कहा था एडजॉर्न मीटिंग होगी तब सेम टाइम सेम डे नेक्स्ट वीक आ जाएगा, लेकिन जब एडजॉर्न मीटिंग ही हो गई ख़त्म तो उसके बाद इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो कैंसिल हो गई विदाउट डूइंग दिस और दिस, बट कि ना उसका फिल हो पाया, ना ये बोला गया, ना ये दोनों हो पाए, ना फिल हो पाई। इससे क्या होता है, फिल हो जाती है, या इससे क्या होता है, ये कंफर्म हो जाता है कि हमको फिल ही नहीं करनी है। तो ना वो फिल हो पाई ना वो कैंसिल हो पाई, ये दोनों चीज़ नहीं हो पाई। तो अब क्या होगा, तो अब वो जो था, वो जो खाली सीट थी उसका डीम्ड री अपॉइंटमेंट हो जाएगा। मतलब फर्स्ट चीज़ को ऑलरेडी मान लिया जाएगा कि जो ऑलरेडी था वही होएगा। ठीक है, अब डीम्ड री अपॉइंटमेंट हो गया, सिंपली तो यही होता है। लेकिन एक सेकेंड मैं रिवाइज करा देती हूँ थोड़ा सा। एजीएम थी, एडजॉर्न हो गई, एडजॉर्न हो गई तो मतलब सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक। उसके बाद में एडजॉर्न मीटिंग भी कैंसिल्ड हो गई, इसका मतलब डीम्ड री अपॉइंटमेंट हो गया। लेकिन इस डीम्ड री अपॉइंटमेंट के कुछ एक्सेप्शन हैं, जब नहीं माना जाएगा कि डीम्ड री अपॉइंटमेंट हो गया, इसका मतलब वो खाली ही रहेगी सीट। कब, अगर रेजोल्यूशन लॉस्ट हो गया था। रेजोल्यूशन लॉस्ट हो गया था का क्या मतलब है कि मतलब वो हार गया था, वो इंसान हार गया था, कि बोला गया था कि क्या अपन को इसको अपॉइंट करना है। लॉस्ट का मतलब कि हार गया, मतलब क्या समझाऊँ मैं कि है ना, ये इंसान था, मेंबर्स से पूछा गया था कि क्या हमको इसको अपॉइंट करना है और लोगों ने मना कर दिया था। मतलब कि वो रेजोल्यूशन लॉस्ट हो गया था, मतलब कि अब वो उसको नहीं होगा अपॉइंट, वो लॉस्ट हो गया है। या फिर रिटायरिंग डायरेक्टर ने कंसेंट दे दी, वो लॉस्ट हो गया, उसका रेजोल्यूशन लॉस्ट हो गया, लोगों ने मना कर दिया उसको अपॉइंट करने से कि हमें इसको रीअपॉइंट नहीं करना है, इसको निकालो यहाँ से, इसका रोटेशनल रिटायरमेंट बाय रोटेशन कर दो इसका। ठीक है, या फिर उसने कहा कि हम कंसेंट देते हैं कि मुझे ही अपॉइंट नहीं होना, वी आर अनविलिंगली टू फॉर रीअपॉइंट। तो आप क्या ज़बरदस्ती उसको एडजॉर्न मीटिंग करके फिर ना उसको बुला के फिर से आप उसको कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप अनविलिंगनेस उसने शो कर दी कि मैं वापस से अपॉइंट नहीं होना चाहता, तो इसमें डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा उसका। उसके बाद में वो डिसक्वालीफाइड था। अब अगर वो डिसक्वालीफाइड है तो बताओ उसका अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट कैसे होगा, इसका सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो देखो ये तो नॉर्मल सी बात थी कि भाई रेजोल्यूशन लॉस्ट हो गया, उसकी ने कंसेंट दे दी कि वो रीअपॉइंट नहीं होना चाहता या फिर वो डिसक्वालीफाइड था, तो ये तो अपने को ऑलरेडी पता था। अब ये बात आती है कि ये कुछ इम्पोर्टेंट बात है कि ओआर और एसआर रिक्वायर्ड था उसकी रीअपॉइंटमेंट के लिए, मतलब कि कुछ स्पेशल तरीके से रीअपॉइंट हो रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब इंडिपेंडेंट, हालांकि ये गलत एग्जांपल हो जाएगा लेकिन फिर भी एसआर के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का फर्स्ट टर्म ख़त्म होता है, उसको हमने सेकंड टर्म जब आता है तो उसके रीअपॉइंटमेंट के लिए एसआर पास करना पड़ता है। ऐसा कई बार होता है, ठीक है ना। तो अगर एसआर पास करना होगा किसी भी रीअपॉइंटमेंट के लिए तो उसका डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, वो ओआर और एसआर पास करके ही रीअपॉइंटमेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ केस कि अगर 2 और मोर डायरेक्टर्स वो रीअपॉइंटेड बाय अ सिंगल रेजोल्यूशन, अगर वो सिंगल रेजोल्यूशन से, अगर देखो अभी इसके अंदर क्या हो रहा था, 2 जने थे, एक था ए एक था बी। बी बिल्कुल काम नहीं करता था, ए बहुत अच्छा काम करता था। अब बी ने सोचा कि भाई अगर मेरे के लिए बोला गया तो मैं तो, लोग मना कर देंगे, मैं तो लॉस्ट हो जाऊंगा। ठीक है, तो उसने बोला कि क्या हम दोनों को आप लोग मेंबर्स रीअपॉइंट करना चाहते हो? तो मेंबर्स ने सोचा हम ए को तो करना चाहते हैं, बी को नहीं करना चाहते, और ए को इतना चाहते हैं कि हम बोलेंगे यस यस हम आपको रीअपॉइंट करना चाहते। तो मतलब 2 जनों को एक ही रेजोल्यूशन से उन्होंने बोला या तो यस बोलो या तो नो बोलो कि हम दोनों को साथ में आप करना। वैसे इसके ऊपर एक अलग सेक्शन है, लेकिन अभी अपन ऐसे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, शॉर्ट में क्या लॉन्ग में है, बट फिर भी कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। मैं बाद में इंटरलिंकिंग ज़रूर कराऊंगी, इसलिए मैं रिवीजन कराती हूँ पहले। तो क्या हम साथ में करोगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ कह दिया कि साथ में करना है, ये गलत है, ये गलत बात है, साथ में नहीं होना चाहिए, अलग अलग इंडिविजुअली होना चाहिए, ये अलग वोट होगा ये अलग वोट होगा। लेकिन फिर भी अगर इंडिविजुअली कर दिया है तो ये अपॉइंटमेंट ही गलत है। ऐसे में
डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रावेंशन होगा टू सेक्शन 162। ये 162 सेक्शन का नंबर है जिसके अंदर ही लिखा गया है। नॉन एप्लीकेबिलिटी, अब मैं इसमें कुछ बढ़ा नहीं सकती है, बस गवर्नमेंट कुछ नोटिफिकेशन निकालती है जिसके अंदर वो पहले सेक्शन बना देती है, उसके अंदर कुछ नोटिफिकेशन निकालती है कि भाई इन कंपनीज़ के ऊपर इसका प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। किस कंपनी पे होगा, याद करिए, मैंने आपको बोला था पब्लिक कंपनीज़ पे होगा। कौन सा, 152 सबसेक्शन 6, 152 सबसेक्शन 7, किस किस पे नहीं होगा, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडी ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, और ये नॉट लिस्टेड होनी चाहिए। उसके हमने 172 के अंदर 137 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए, और 92 के अंदर एनुअल रिटर्न होनी चाहिए। ठीक है, अब आई होप आपको सब समझ में आया हो। मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। आप नोट्स रेफ़र कर सकते हैं, बेयर एक्ट देख सकते हैं, आईसीआई का मॉड्यूल ज़रूर पढ़ना। इसके बाद में अगर आप ओनली इस वीडियोस को एज अ फुल कोर्स रेफ़र कर रहे हैं, ऑल्सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और अपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इसके भी नोटिफिकेशंस मैं वहाँ पे डालती रहती हूँ, और प्लस मैं वहाँ पे पूछती रहती हूँ कि नेक्स्ट कौन सी वीडियो डाली जाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपको अभी कौन सी वीडियो चाहिए, किस टाइप की वीडियो चाहिए, एक्सेट्रा। सो थैंक यू वेरी मच, बस पढ़ते रहिए।